एक बूढ़े आदमी ने गाड़ी चलाकर 28 लोगों को मार डाला, पर उसे कभी सजा नहीं हुई। इसके बाद वह कब्रिस्तान जाकर मरने वालों को फूल चढ़ाने लगा। उसने मरने वालों के परिवार से अपना परिचय भी दिया। मैं ही हूँ जिसने उन्हें मारा। परिवार के इल्जामों और गुस्से का सामना कर वह शांत चेहरा लिए वहां से चला गया। उसके इस रवैये से कंपनी हैरान रह गई। उन्हें डर था कि उसे मानसिक समस्या है, इसलिए उन्होंने 2 मनोवैज्ञानिकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया। ये साबित करने के लिए कि उसे कोई समस्या नहीं है, इलिया ने डॉक्टरों को इस टक्कर की सारी जानकारी दी। इस बार जो 6 लोग मारे गए थे वो एक बैंड था जो दूसरे शहर में परफॉर्म करने जा रहा था। उस वक्त उनकी वैन रेलवे ट्रैक के बीच में फंस गई थी और हिल नहीं पा रही थी। हालांकि मैंने फौरन इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आखिर में ये हादसा होकर ही रहा। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बताया, उन लोगों के हाथ और पैर सब टक्कर से उड़ गए थे। एक छोटा सा सिर तो साइड मिरर में फंस गया था और जब भी ट्रेन चलती तो वो सिर ऐसे हिलता जैसे तुम्हारी तरफ आंखें झपका रहा हो। इलिया इतने हाव भाव के साथ ये सब बता रहा था कि उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट या पछतावा नहीं दिख रहा था। उलटा पास बैठी महिला डॉक्टर को ये सुनकर उल्टी आने लगी। ये सब सुनने के बाद पुरुष डॉक्टर भी हकलाने लगा और डर के मारे तो उसे जैसे हार्ट अटैक ही आने वाला था। इलिया ने ये देखा तो फौरन आगे बढ़कर उसे पानी और दवा दी और फिर एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक की तरह उसे तसल्ली देने लगा। तुम इन बातों को खुद पर हावी मत होने दो। शायद तुम उन टूटे हुए हाथ पैरों को टूटे हुए सॉसेज और उनकी खाल समझ सकते हो, तो शायद तुम्हें इतना डर नहीं लगेगा। एक पल के लिए तो इलिया ही उन मनोवैज्ञानिकों का मनोवैज्ञानिक बन गया था। ये कहकर उसने बड़े आराम से वो काउंसलिंग सेशन खत्म कर दिया। असल में ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे जिंदगी की परवाह नहीं थी, बल्कि लोगों को टक्कर मारकर मारने की उसे अब आदत हो गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 20वीं सदी के यूरोप में औसतन हर ट्रेन ड्राइवर अपने करियर में 20 से ज्यादा लोगों को मार देता था। ये एक ऐसी चीज थी जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। और इलिया के परिवार में 3 पीढ़ियों से सब ट्रेन ड्राइवर ही थे। उसके दादा, पिता और उसने मिलकर अब तक 66 लोगों को मार दिया था। उसे याद आया कि जब वो नया नया ट्रेन ड्राइवर बना था तो लोगों को टक्कर मारने की वजह से वो अक्सर दुखी रहता था और कभी कभी तो ये उदासी अपने साथ घर भी ले आता था और इसी वजह से पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। इस दिन दोनों में एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद इलिया हमेशा की तरह काम पर चला गया। घर पर उसकी पत्नी का धीरे धीरे सब्र टूटने लगा और फिर वो बदहवासी में रेलवे ट्रैक पर दौड़ पड़ी। किसी ने नहीं सोचा था कि इलिया की ट्रेन ठीक उसी वक्त पीछे से आ जाएगी, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की मौत ने इलिया का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया और उसे अपने काम से जुड़ा एक गहरा सदमा भी लगा, जिसके बाद वो फिर कभी किसी से प्यार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। घर पर उसकी यादों से बचने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर ही रहने चला गया और अपने एक सहकर्मी और उसकी पत्नी का पड़ोसी बन गया। पड़ोसी पति पत्नी की देखभाल और अपनेपन की वजह से वो धीरे धीरे अपनी पत्नी की मौत का दर्द भूलने लगा। जब जिंदगी पटरी पर आ रही थी तभी एक दिन जब वो ट्रेन चला रहा था तो उसके पड़ोसियों का बेटा नशे में धुत होकर लड़खड़ाता हुआ ट्रैक पर आ गया और उसकी ट्रेन से टकराकर मौके पर ही मर गया। हालांकि पड़ोसी पति पत्नी अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी थे, पर वो जानते थे कि ये सिर्फ एक हादसा था। ये सब इलिया की गलती नहीं थी। भले ही पड़ोसियों ने इलिया को माफ कर दिया था, पर यह घटना उसके दिल में एक नासूर बन गई थी। जैसे जैसे वो और लोगों को मारता गया उसका दिल धीरे धीरे पत्थर का हो गया और उसने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया और चुपचाप उसे सहने लगा। वो बाहर से वैसा ही ठंडा और शांत दिखने लगा। असल में सिर्फ वही जानता था कि ये तो बस दर्द से बचने का उसका एक तरीका था। इस दिन इलिया हमेशा की तरह अपनी ट्रेन चला रहा था। कंट्रोल सेंटर से अचानक एक फोन आया। उन्होंने बताया कि आगे का सिग्नल खराब हो गया है और उसे फौरन ट्रेन रोकने के लिए कहा। मगर जैसे ही उसने ट्रेन की रफ्तार धीमी की, उसे सामने पटरियों पर एक छोटा लड़का दिखाई दिया। घबराकर उसने लड़के को आगाह करने के लिए फौरन हॉर्न बजाया, मगर लड़के ने ट्रेन देखने के लिए मुड़ने के बावजूद वो वहीं खड़ा रहा और हटने को तैयार नहीं था। ये देखकर उसने फौरन इमरजेंसी ब्रेक खींची, मगर ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार वो लड़के से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक पाई। इलिया गुस्से में ट्रेन से नीचे कूदा और उस शरारती बच्चे को सबक सिखाने का मन बना लिया। मगर इससे पहले कि वो अपना हाथ उठाता, सीमा ने बड़े आराम से जवाब दिया, मैंने ये जानबूझकर किया है क्योंकि मैं अब और जीना नहीं चाहता। दरअसल सीमा एक अनाथ था। वो बचपन से एक बेरौनक अनाथालय में रहता था। लंबे समय के अकेलेपन की वजह से उसे अक्सर रात में अपने माँ बाप के सपने आते थे। इसलिए डायरेक्टर ने उसे बहलाते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वो तुम्हें घर लेने आएंगे। और बस इसी तरह सीमा उम्मीद लिए इंतजार करता रहा। आखिरकार अपने 10वें जन्मदिन पर उसने ऑस्ट्रेलिया से लौटे अपने माँ बाप को देखा। उस समझदार बच्चे ने फौरन आगे बढ़कर अपने माँ बाप का गर्मजोशी से स्वागत किया, मगर वो लोग काफी बेरुखी से पेश आए और बस रस्म अदायगी के लिए उसे एक कंगारू का खिलौना दे दिया, जो कि पहली मुलाकात का तोहफा था। हालांकि वो अपने माँ बाप के ठंडे बर्ताव से हैरान था, मगर पहली बार तोहफा पाकर वो बहुत खुश था और इस बात को लेकर उत्साहित था कि आखिरकार वो अपने माँ बाप के साथ रह पाएगा। मगर तभी जब वो अपने माँ बाप के साथ घर जाने की तैयारी कर रहा था, अनाथालय के एक मैनेजर ने उसे बताया कि असल में वो जोड़ा तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है, वो तो बस अजनबी हैं जो तुम्हें गोद लेने आए हैं। सच तो ये है कि तुम्हारे पैदा होने के कुछ ही समय बाद तुम्हारे असली माँ बाप ने तुम्हें एक बक्से में डालकर छोड़ दिया था और वो अनाथालय के पीछे वाले पहाड़ पर रहते हैं। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हारे लिए सच का सामना करने का वक्त आ गया है। ये सब जानकर सीमा का दिल टूट गया। वो गुस्से में अनाथालय से भाग निकला और पहाड़ों को लांघकर अपने माँ बाप को ढूंढने और उनसे सवाल करने निकल पड़ा।
मगर आधे रास्ते में ही उसे अचानक एहसास हुआ कि जब माँ बाप ने उसे इतनी बेरहमी से छोड़ ही दिया है तो अब उन्हें ढूंढने का भी क्या फायदा। वो तो बस एक ऐसा बच्चा है जिसे कोई प्यार नहीं करता। वो जितना सोचता उतना ही दुखी होता जाता और इसीलिए उसके मन में अपनी जान देने का ख्याल आया। इलिया को उस पर बहुत तरस आया, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया और उसके लिए बढ़िया खाना तैयार किया। उसने सोचा कि जब लड़के का पेट भर जाएगा तो वो उसे वापस अनाथालय छोड़ आएगा। मगर ये सुनते ही सीमा ने साफ इनकार कर दिया और धमकी भी दी, अगर तुमने मुझे वापस भेजा तो मैं फिर से पटरी पर लेटने का कोई मौका ढूंढ लूंगा। ये सोचकर कि वो खुद भी अकेला है और कुछ देर सोचने के बाद इलिया ने सीमा को गोद लेने का फैसला किया और इस तरह सीमा वहीं रुक गया। उस रात गर्म पानी से नहाने के बाद वो और इलिया एक ही बिस्तर पर सोए। ये पहली बार था जब वो किसी बड़े के साथ सोया था। इलिया की देखभाल ने उसे पिता के उस प्यार का एहसास कराया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था और आस पड़ोस के लोगों की परवाह ने उसे घर जैसा महसूस कराया। इस वजह से उसके मन में ट्रेन ड्राइवर के पेशे के लिए बहुत इज्जत और चाहत पैदा हो गई। इसलिए उसने बिना किसी झंझक के कह दिया कि वो भी एक ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता है। मगर इलिया ने फौरन मना कर दिया, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सीमा भी उसी की राह पर चले। आखिरकार ट्रेन ड्राइवर का काम न सिर्फ उबाऊ और नीरस होता है बल्कि हर दिन भारी दिमागी दबाव भी झेलना पड़ता है। इलिया का कड़ा विरोध देखकर सीमा को अपना ये सपना छोड़ना पड़ा। वक्त तेजी से गुजरा। देखते ही देखते सीमा एक खूबसूरत नौजवान बन गया। इस दिन उसने बहुत अच्छे नंबरों से स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इस मौके पर इलिया ने बड़ी मेहनत से एक सफेद शर्ट तैयार की जो उसके लिए ग्रेजुएशन का तोहफा था। तोहफा पाकर सीमा बहुत खुश हुआ, मगर जब वो इलिया को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा तो इलिया, जो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाता था, पीछे हट गया। आखिर में गले मिलने की जगह दोनों ने हाथ मिलाया। जब कंपनी ने इलिया की सीमा को गोद लेने की कहानी को कंपनी की इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा और उसे सीमा को गले लगाकर फोटो खिंचवाने के लिए कहा तो इलिया ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे लोगों के साथ करीबी शारीरिक संपर्क पसंद नहीं था। ट्रेन ड्राइवर के तौर पर इन सालों में उसने बहुत सी जिंदगियों को अचानक खत्म होते देखा था। वो मानता था कि भावनात्मक रिश्ते बनाने से आखिर में सिर्फ दर्द ही मिलता है, इसलिए उसने खुद को सबसे दूर कर लिया था। भले ही इलिया अपनी भावनाएं जता नहीं पाता था, लेकिन उसने अपने कामों से सीमा के लिए अपना प्यार साबित किया। उस दोपहर वो चुपचाप सीमा के ग्रेजुएशन समारोह में पहुंच गया ताकि वो सीमा की जिंदगी के सबसे जरूरी पल का गवाह बन सके। लेकिन जब सीमा ने उसे देखा और खुशी से उसकी तरफ हाथ हिलाया तो इलिया अचानक गुस्से से भर गया। हाथ हिलाने के उस इशारे ने उसे अपनी पत्नी की याद दिला दी जो उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। उसके लिए यह मौत आने से पहले का संकेत था, जिससे उसका पुराना जख्म वहीं ताजा हो गया। उसने सीमा को तुरंत रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन सीमा कुछ समझ नहीं पाई और जोर जोर से उसकी तरफ हाथ हिलाती रही। इस वजह से इलिया गुस्से में ग्रेजुएशन समारोह से सीधे चला गया और सीमा अकेली हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। लेकिन जल्द ही इलिया ने खुद को संभाल लिया। आखिर आज सीमा के लिए एक बड़ा दिन था। उसी शाम उसने अपने सहकर्मियों को एक साथ बुलाया ताकि वो सीमा के ग्रेजुएशन का जश्न मना सके। सीमा ने ग्रेजुएशन के बाद अपने सपने के बारे में बताया कि वो एक ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता है, तो इलिया ने एक बार फिर इसका जोरदार विरोध किया। सीमा इस बात से बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इलिया ऐसा क्यों कर रहा है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त उसे गलती से पड़ोसी पति पत्नी से इसकी वजह पता चली। असल में इलिया ने ट्रेन से अपनी ही पत्नी को मार दिया था और पड़ोसी पति पत्नी के बेटे को भी। आज तक वो 28 लोगों को मार चुका था। यही वजह थी कि वो नहीं चाहता था कि सीमा एक ट्रेन ड्राइवर बने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सीमा को ये सब दबाव झेलना पड़े और वो अपने कामों से अपनी बात मनवा भी रहा था। उसने जल्दी से सीमा के लिए गाड़ियां धोने का काम ढूंढ लिया और सीमा के मना करने के बावजूद वो उसे काम पर जाने वाली ट्रेन में ले गया। रास्ते में वो एक बूढ़े बाप की तरह बार बार उसे समझाता रहा कि अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से रहना, लेकिन उस वक्त सीमा का मन पहले से ही खराब था। ऊपर से इलिया की लगातार बकबक ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। भले ही इलिया जानता था कि वो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन उसके दिल में एक निराशा सी छा गई। सीमा को भेजने के बाद वो अपना दुख बांटने के लिए अपनी दोस्त आया के पास गया। आया एक ट्रेन ड्राइवर की विधवा थी। कई सालों से वो इलिया को पसंद करती थी। ऐसा नहीं था कि इलिया आया की भावनाओं को समझता नहीं था, बस वो अपनी प्यारी पत्नी को कभी भूल नहीं पाया, इसलिए वो आया की भावनाओं को कभी स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन वक्त के साथ वो धीरे धीरे आया पर भरोसा करने लगा था और सिर्फ आया के सामने ही वो अपने दिल का दर्द खुलकर बता पाता था। उस दिन वो आया के साथ बैठकर पी रहा था और उसे इन दिनों हुई बातें बता रहा था। इतने सालों तक मैंने इतनी मेहनत से सीमा को पाला, लेकिन वो मेरे अच्छे इरादों को समझ ही नहीं पा रहा है और ट्रेन ड्राइवर बनने पर अड़ा हुआ है। आया ने सुनकर उसे तसल्ली दी, वह अभी छोटा है, एक दिन वह तुम्हारी मेहनत को समझेगा। आराम से बैठे इलिया के उलट दूसरी तरफ सीमा मुश्किल भरी जिंदगी जी रहा था। बड़े बड़े सपने देखने वाला सीमा न सिर्फ गाड़ियां धोने का बोरिंग काम कर रहा था, बल्कि उसे अपने सहकर्मी के चाचा के घर पर रहने के लिए भेज दिया गया था, जहां उसे खाना खाने में जरा सी देर होने पर भी डांट पड़ती थी। उस दिन वो उदास होकर स्टेशन के दरवाजे पर बैठा था। वो अपने भविष्य के बारे में सोचकर उलझन में था। तभी एक शराबी ड्राइवर अचानक ट्रेन लेकर आ गया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सीमा ने अपना भविष्य देख लिया हो, तो उसने उसे ट्रेन में आकर इसे चलाने के लिए कहा। आखिरकार सीमा ट्रेन चलाने के लालच को रोक नहीं पाया और एक्साइटेड होकर इंजन में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। शराबी ड्राइवर ने उसे बेसिक ड्राइविंग ऑपरेशन के बारे में बताया और फिर सोने के लिए सीधे डिब्बे में चला गया और बिना किसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाले सीमा को अकेले ट्रेन का सामना करने के लिए छोड़ दिया। चूंकि वह पहली बार ट्रेन चला रहा था, इसलिए जब उसने ट्रेन की खड़खड़ाहट सुनी तो वह बहुत डर गया। उसने लगातार स्टीयरिंग व्हील को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रेन की स्पीड और भी तेज हो। उसने जल्दी से शराबी ड्राइवर से मदद मांगी, लेकिन वह पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। इस समय तक ट्रेन की स्पीड अनजाने में ही 100 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई थी।
डरा हुआ जीमा जल्दी से इलिया को फोन करता है। यह सुनने के बाद इलिया ने उसे तुरंत स्टीयरिंग व्हील को दाईं ओर पूरा घुमाने के लिए कहा, फिर एक्सीलरेटर पेडल छोड़कर हैंड ब्रेक खींचने को कहा। लेकिन बहुत ज्यादा घबराए होने की वजह से जीमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ऊपर से ट्रेन पहले ही लगातार कई रेड लाइट पार कर चुकी थी और सामने एक ट्रैक्टर पटरियों को पार करने ही वाला था। इस समय जीमा पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था और घबराहट में वह असल में कूदकर ट्रेन से उतर गया। इसके बाद ट्रेन एक बेलगाम जंगली घोड़े की तरह 1000 मीटर से ज्यादा दौड़ने के बाद रुकी। गनीमत रही कि ट्रेन एक बंजर जमीन से गुजरी, वरना पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती। अगली सुबह गुस्से में इलिया अपने पड़ोसी कपल के साथ शराबी ड्राइवर से हिसाब बराबर करने गया। उसने बिना कुछ कहे उसे पकड़ा और बुरी तरह पीटना शुरू कर। यह सब निपटाने के बाद वह घायल जीमा को लेकर घर लौट आया। रास्ते में अभी भी सदमे में डूबे इलिया ने एक बार फिर जीमा को डांटा, मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे थे। उस स्पीड से कूदने पर तुम्हारी मौके पर ही मौत हो सकती थी। जितना ज्यादा वह बोलता उतना ही उसे गुस्सा आता और वह जीमा को मुक्के मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। गनीमत रही कि पड़ोसी कपल ने उसे समय पर रोक लिया। लेकिन इस घटना के बाद इलिया को भी सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। जीमा को गलत रास्ते पर जाने देने के बजाय बेहतर होगा कि वह खुद उसे गाड़ी चलाना सिखाए। तो जीमा के ठीक होने के बाद इलिया ने उसके लिए एक डिटेल्ड ट्रेनिंग प्लान बनाया। पहला कदम सबसे बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग थी। हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना ताकि दिल और फेफड़ों की सहन शक्ति बढ़ सके। हर दिन 100 पुशअप्स करना ताकि मसल्स की रिएक्शन एबिलिटी को ट्रेन किया जा सके। दूसरा कदम सांस रोकने की ट्रेनिंग थी। अगर ट्रेन गलती से पटरी से उतरकर नदी में गिर जाए तो जीमा अपनी बेहतरीन सांस रोकने की क्षमता का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकता है। बेशक एक ट्रेन ड्राइवर के तौर पर उसे ट्रेन को पटरी से उतरने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन यह एक पिता की अपने बेटे के लिए पहले से की गई तैयारी भी थी। तीसरा कदम ट्रेन चलाने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। यह पक्का करने के लिए कि जीमा ट्रेन के हर एक पुर्जे को अच्छी तरह से जानता हो। इस तरह इलिया के कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद जीमा को नौकरी पर जाने की इजाजत मिली। लेकिन नौकरी शुरू करने से पहले एक और जरूरी कदम बाकी था। वह थी नौकरी से पहले की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। क्योंकि एक ट्रेन ड्राइवर लोगों को टक्कर मारने से बच नहीं सकता। इलिया के हिसाब से जीमा को उसके माता पिता ने छोड़ दिया था और वह आत्महत्या करना चाहता था। किसी को टक्कर मारने के अपराध बोध की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। खैर आखिर में जीमा ने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग को पूरी तरह से पास कर लिया। लेकिन इलिया अभी भी निश्चिंत नहीं था। इसलिए जीमा की नौकरी पर जाने से एक रात पहले उसने अपने ड्राइवर साथियों को बुलाया। उसने उनसे जीमा को एक प्रिवेंटिव डोज देने के लिए कहा। ये लोग आते ही जीमा को मोटिवेशनल बातें बताने लगे। किसी ने 23 लोगों को टक्कर मारने की वजह से शुरू में बहुत अपराध बोध और दर्द महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे वह समझ गया कि यह सब किस्मत का खेल है। किसी ने एक बार एक बस को टक्कर मार दी थी। बस में सवार सभी लोगों को मौके पर ही मौत का सामना करना पड़ा। किसी ने अपनी दादी को टक्कर मार दी थी जिसने उसे पाला था। असल में वे सब समझते थे कि लोगों को टक्कर मारना जानबूझकर नहीं होता। ये एक ऐसी घटना है जिससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए वे सब इन बातों को भूल चुके थे। लेकिन एक नौसिखिए के तौर पर जीमा यह सब सुनकर हैरान रह गया और उसका दिल डर से भरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं वो गलती से किसी बेगुनाह को न मार दे। लेकिन उसे क्या पता था कि काम पर उसका पहला दिन बहुत लकी होगा। उसने किसी को टक्कर तो नहीं मारी, पर रात में उसकी एक खूबसूरत सहकर्मी ने उससे बात की। उसने कहा कि वो दिन भर काम करके थक गई है और चाहती है कि वो कोई गाना चला दे ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। और इस तरह गाने की धुन के साथ माहौल और भी रोमांटिक हो गया और आखिर में दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने वो कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जहां एक तरफ सीमा 7वें आसमान पर था, वहीं दूसरी तरफ इलिया बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इतने सालों से उसे सीमा के साथ की आदत हो गई थी। अब जब सीमा उसके पास नहीं थी तो उसे हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। वो सोचने लगा कि काश उसकी पत्नी पहले की तरह अब भी उसके साथ होती। इस पल वो अपने परिवार की उस अपनेपन को फिर से पाने के लिए तरस रहा था। और इसी तरह 6 महीने बीत गए। लोगों को टक्कर मारने के डर से सीमा हमेशा बहुत तनाव में रहता था। गाड़ी चलाते वक्त उसकी नजरें हमेशा सामने रहती थीं। डर था कि कहीं कुछ अचानक ना आ जाए। लंबे तनाव के कारण उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। उसे हर रात नींद नहीं आती थी और वह टूटने की कगार पर था। जब इलिया को इस बारे में पता चला तो वो समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीमा जरूर पागल हो जाएगा। इस वक्त उसे बस किसी को टक्कर मारने का एक मौका चाहिए था। इसलिए वो सीमा के पास गया इस उम्मीद में कि वो कुछ बदलाव लाएगा। असल में सीमा भी अपनी पहली टक्कर मारना चाहता था, भले ही वो किसी जानवर को ही क्यों न हो। लेकिन साथ ही उसे अपने हाथों पर खून लगने से बहुत डर भी लगता था। इस उलझन और कशमकश की वजह से वो इस काम की मुश्किलों के बारे में शिकायत करने लगा। जब वो ये सब बता रहा था तो इलिया का शांत चेहरा देखकर उसके दिल में गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसका मानना था कि इलिया उसका दर्द बिल्कुल नहीं समझता। आखिर उसने तो पहले ही इतने लोगों को मार दिया है। उसकी नजर में उन जिंदगियों की कोई कीमत ही नहीं है। यह सुनकर इलिया ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। हाँ, मैंने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन वो मेरी मर्जी नहीं थी और तुम बिल्कुल नहीं समझते कि उन मौतों ने मुझे कितना दुख दिया है। आखिर में यह बातचीत नाकाम रही। इसके बाद सीमा की हालत सुधरने के बजाय और भी खराब हो गई। जब भी वो किसी चौराहे या पुल पर पहुंचता तो उसे गाड़ी से उतरकर देखना पड़ता था। जब उसे यकीन हो जाता कि दोनों तरफ से रास्ता बिल्कुल साफ है, तभी वो ट्रेन आगे बढ़ाता था। इलिया उसे इस तरह और नहीं देख सकता था। सीमा को उसकी पहली टक्कर मारने में जल्द से जल्द मदद करने के लिए वो मौके की तलाश में रेलवे ट्रैक पर जाने लगा। एक दिन उसने पुल पर एक परेशान आदमी को देखा। जब उसे पता चला कि वो आदमी पुल से कूदकर आत्महत्या करना चाहता है तो उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने उस आदमी से पूछने की कोशिश की, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, क्या तुम कल दोपहर 2:32 पर रेलवे ट्रैक पर आकर आत्महत्या कर सकते हो? आखिर तुम किसी भी तरह से मरो, मरना तो है ही। ऐसा करने से तुम मेरे बेटे की मदद भी कर सकते हो। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। फिर वो उस पर चिल्लाने लगा, क्या मेरी जान की कीमत सिर्फ 100 रुपए है? तुम अपने बेटे की मदद करना चाहते हो तो खुद क्यों नहीं करते?
इन बातों ने इलिया को चुप करा दिया। जब वो इस ख्याल को छोड़ने ही वाला था तो उस आदमी ने एक अजीब मांग रखी, अगर तुम मुझे किस करो तो मैं तुम्हारा यह काम करने के लिए तैयार हूँ। इलिया को तो अपने बेटे को गले लगाने में भी अजीब लगता था, किसी अजनबी आदमी को किस करने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन सीमा का मामला और टाला नहीं जा सकता था। इसलिए उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया, वो सीमा का पहला शिकार बनना चाहता था। आखिर उसकी उम्र भी इतनी हो गई है, मरने से पहले उसे सीमा के लिए कुछ काम का करना चाहिए। जब सब कुछ हो जाएगा तो वो अपनी प्यारी पत्नी से भी मिल पाएगा। उस रात इलिया अकेले रेलवे ट्रैक पर आया ताकि वो आखिरी बार आसमान के तारों को देख सके। कहते हैं कि मरने के बाद लोग आसमान में तारे बन जाते। उन्हें देखकर इलिया को लगा कि मौत उतनी भी डरावनी नहीं है। आखिरकार उसने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। सब कुछ तैयार होने के बाद अगली सुबह वो अपना सबसे अच्छा सूट पहनकर भारी कदमों से उस रास्ते पर आ गया जहाँ से सीमा की ट्रेन गुजरती थी। फिर वो चुपचाप लेटकर सीमा के आने का इंतजार करने लगा। उसी वक्त सीमा को डिस्पैच सेंटर से एक फोन आया। ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी, इसलिए उसे तेज चलने की जरूरत थी। पर जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, वही पुराना शराबी ड्राइवर अपनी जीप से पटरियां पार करने लगा। वो इतना नशे में था कि उसने चेतावनी की बत्तियों को नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गया। बदकिस्मती से पूरी गाड़ी पटरियों पर फंस गई। ये देखकर सीमा लगातार हॉर्न बजाने लगा और घबराकर उसने ब्रेक खींचे, पर ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि आखिर में जीप से जोरदार टक्कर हो ही गई। इस वजह से ट्रेन को थोड़ा झटका लगा और वो इलिया से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गई। ये देखकर इलिया तुरंत उठा और सीमा से पूछने लगा, तुमने इतने जरूरी मौके पर ट्रेन क्यों रोक दी? घबराया हुआ सीमा कुछ बोला नहीं, बस सीधा जाकर इलिया के गले लग गया। इस बार इलिया ने सीमा को गले लगाने से नहीं रोका, क्योंकि उसने ट्रेन के इंजन पर ताजे खून के निशान देख लिए थे। वो एक पल में ही सब कुछ समझ गया। उस पल उसने एक सख्त पिता होने का घमंड पूरी तरह छोड़ दिया और वो बस एक आम पिता बन गया जिसे अपने बेटे को खोने का डर था। और जिस पल उसने सीमा को वापस गले लगाया, उसने प्यार न कर पाने की उस ऊंची दीवार को पार कर लिया और सालों से अपने दिल पर लगे ताले को खोल दिया। और ब्रेक थामने वाले सीमा ने भी आखिरकार अपने मन की उस रुकावट को पार कर लिया था। वो इलिया परिवार की अगली पीढ़ी का ट्रेन ड्राइवर और वारिस बन गया था। रिटायर होने के कुछ वक्त बाद इलिया धीरे धीरे अपनी पत्नी की यादों से बाहर आया। उसने आया से शादी कर ली और परिवार से मिलने वाली खुशी और अपनेपन को फिर से महसूस किया। इसके बाद वो आया और अपने पड़ोसी पति पत्नी के साथ एक ऐसे ही ट्रेन के सफर पर निकल पड़ा और उस ट्रेन को कोई और नहीं बल्कि सीमा चला रहा था। इस वक्त तक वो भी इलिया की तरह एक शांत और तजुर्बेकार ट्रेन ड्राइवर बन चुका था। एक दिन वो इलिया के साथ एक कब्रिस्तान में आया। वो उन लोगों को याद करने आए थे जो उनकी ट्रेन से टकराकर मर गए थे। अब तक बाप बेटे ने कुल 35 लोगों की जान ली थी। भले ही इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, पर वो उन मरने वालों के लिए बहुत अफसोस महसूस करते थे। सिर्फ उन्हें याद करते वक्त ही उन्हें थोड़ी शांति महसूस होती थी। ये 2016 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म है। ऊपर से देखने पर यह फिल्म 2 पीढ़ियों के ट्रेन ड्राइवरों की विरासत और विदाई की कहानी बताती है, लेकिन असल में पिता और गोद लिए बेटे के जरिए जो पटरियों पर लोगों से टकराने के मानसिक सदमे और उससे उभरने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म हमें बताती है कि पटरियां असल में हम में से हर एक की जिंदगी का सफर है और जीना या मरना इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक अजीब से ब्लैक ह्यूमर का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर एक बहुत ही भारी और दुखद सच्चाई छिपी है। बूढ़ा ड्राइवर इलिया हर बार किसी से टकराने को एक रस्म की तरह मानता है। वो फूल चढ़ाता है और मरने वालों के लिए प्रार्थना करता है। ये अजीब सा लगने वाला काम असल में जिंदगी के लिए उसके मन में बसे गहरे सम्मान को दिखाता है और ये उसके अंदर के गहरे सदमे से समझौता करने का एक तरीका भी है। वो सुन्न नहीं पड़ा है, बल्कि इतना दर्द में है कि उसे इस रस्म का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो इसे सही ठहरा सके और जीना जारी रख सके। और सीमा एक नए ड्राइवर के संघर्ष और डर से लेकर आखिर में सब कुछ समझने तक 2 पीढ़ियों के ड्राइवरों की सोच को आगे बढ़ाता है। वो कभी न खत्म होने वाली पटरी असल में हमारी जिंदगी का वो रास्ता है जिस पर हम पीछे नहीं मुड़ सकते, और वो हादसे जिन्हें टाला नहीं जा सकता, वो किस्मत की दी हुई मुश्किलें, नुकसान और अफसोस हैं। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी की पटरी पर चलने वाला एक ट्रेन ड्राइवर है और ये तय है कि हम कुछ चीजों को कुचलते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सपने, प्यार और वक्त, या कोई जरूरी इंसान। शायद हम इलिया की तरह हो सकते हैं। जिंदगी में उन चीजों को अपनाना सीखें जो हमारे बस में नहीं है और समस्या का सामना करके ही उसे समझकर भुलाया जा सकता है, क्योंकि जिंदगी की इस ट्रेन का कोई वापसी का टिकट नहीं होता। हम इसके ड्राइवर भी हैं और मुसाफिर भी। सिर्फ रास्ते में आने वाली जिंदगी, मौत और जुदाई का सहजता से सामना करके ही हम अपनी ट्रेन को मजबूती से चला सकते हैं। सारी सुरंगों और अंधेरों से गुजरते हुए अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज की फिल्म की कहानी यहीं तक थी। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं हूं शार्क। आपसे अगली बार मिलने का इंतजार रहेगा।